2004 का साल था। मुख्यमंत्री बन सकता था एनसीपी का, लेकिन अगर ऐसा होता तो शरद पवार को फाइनली कमान अजित पवार के हाथ में देनी पड़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। उसी दिन उन्हें ये एहसास करा दिया गया था कि पार्टी में उनकी जगह क्या है। 20 साल पहले अगर पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता तो उस वक्त 2 ही नाम थे, लेकिन जब साहिब ने तय किया तब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को अजित पवार फिर से इंतजार करते रह गए। और नवंबर 2019 में ये सब कुछ बदल गया जब अजित पवार ने जाकर शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस के साथ। 19 में भी थोड़ा सा एबरेशन आ गया था, फिर से ठीक हो गया था। 80 घंटे की बगावत के बाद सब कुछ पहले जैसा था। ये सीधी सादी राजनीति नहीं है, बीजेपी 2.0 वाली राजनीति है, इसमें बहुत अंतर है। 2014 में महाराष्ट्र में आप लोग बिना मांगे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन देते हैं, क्यों? हम सरकार में नहीं जाने वाले थे। बाहर से सपोर्ट? हाँ, जाने का सवाल ही नहीं था। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या? अगर आप बाहर से भी बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं, क्या 2017 में शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच इस तरह की कोई बातचीत हुई थी जिसमें नए सिरे से एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन की बात चल रही थी? बहुत सारे प्रस्ताव आए थे और उसमें गलत क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर आया था सुप्रिया सुले के लिए। गौतम अडानी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल थे। सब शरद पवार के कहने पर थे, सब तय हो गया था। यहाँ तक कि पालक मंत्रियों के नाम भी तय हो गए थे, लेकिन इसको बार्गेनिंग चिप की तरह शरद पवार ने इस्तेमाल किया कांग्रेस के सामने और बीजेपी को प्रॉमिस करने के बाद भी ठेंगा दिखा दिया। आई हैव नो नॉलेज ऑफ सच मीटिंग। बैगन वाली ताई कहा जाता है कि ये कौन सा एग्रीकल्चर मॉडल है जिसमें बैगन बेच के करोड़ों रुपए की आमदनी दिखा दी जाती है। अब तक मेरे पे एक ही आरोप हुआ है, बैंगन वाली ताई। क्या रुख है आपकी पार्टी का मराठा आरक्षण पर? जो सरकार मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और वीजेएनटी को आरक्षण का बिल लाएगी, उस सरकार के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक फैमिली पवार फैमिली, एक फैमिली बारामती फैमिली। शरद पवार साहब ने उतारा है योगेंद्र पवार को और सामने है अजित पवार, और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राउंड 2 भी हक में रहे, इसके लिए शरद पवार एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कराए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि 23 को नतीजे आए उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में सब लोग पुरानी एनसीपी में वापस आ जाएं। आई एम इन टच विद एवरीबॉडी एक्सेप्ट 3 पीपल इन दैट साइड। कौन है वो 3? क्या मनोज जरांगे पाटिल और शरद पवार के बीच कोई डील हुई है? पवार साहब को लगा कि उनका जो टर्फ है वहां पर वोट डिवाइड ना हो जाए एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से के नाम पे, इसलिए ये समरसॉल्ट हुआ। 6 दशकों से महाराष्ट्र में कुछ भी हो, उसके अच्छा हो या बुरा हो, उसके जिम्मेदार शरद पवार। लोग कह रहे हैं कि अगला टर्फ वॉर सुप्रिया सुले वर्सेस जयंत पाटिल होगा विद इन एनसीपी। शुड ही फील थ्रेटेंड? उनका इंतजार और लंबा खींचेगा। डिप्टी सीएम भी बन पाएंगे क्या अगर आप लोग पार में आते हैं तो? मेरी एनसीपी में किसी से भी लड़ाई कभी भी हुई नहीं। शरद पवार की बेटी से कौन लड़ सकता है? ये जो इम्प्रेशन है ना। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये है जमघट, लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज, जहां सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चूँकि हम पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं और शरद पवार साहब 1967 में विधायक बन गए थे, तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है और उनके माता पिता भी राजनीति में थे, किसान राजनीति में। एक हमें बयान दिखा डॉक्टर रत्नाकर महाजन का, वो आपके पिता के साथ कांग्रेस से अलग हुए थे, एनसीपी में गए थे। उनका बयान था कि एनसीपी बनने की मूल वजह थी सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा, और वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं। वो तो प्रधानमंत्री बनी नहीं, फिर एनसीपी के अलग पार्टी बने रहने की वजह क्या है, ये कह के वो वापस कांग्रेस में चले गए थे। एनसीपी विचारधारा के स्तर पर किस तरह से कांग्रेस से अलग है शरद पवार की सरपरस्ती के अलावा? देखिए, कांग्रेस और हमारी विचारधारा तो एक ही है। पॉलिसीज़ में जब से एनसीपी पैदा हुई है हमने साथ ही काम किया है, और एक लीडरशिप नई, बहुत सारे अच्छे लीडर्स दोनों तरफ, कांग्रेस में तो है ही और एनसीपी में भी रहे। अभी घर तो एक ही है, माँ बाप तो एक ही है, 2 भाइयों ने 2 अलग घर बना लिए, हर त्यौहार साथ में मनाते, एक दूसरे के सुख दुख में होते।
तो चल रहा है, वैसे चलने दीजिए। भविष्य में कोई संभावना नहीं, काम तो हम पार्टियों के एक होने की? नहीं, कांग्रेस भविष्य तो किसने देखा है, लेकिन कांग्रेस के साथ हम हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे और इस देश की सेवा में पूरी ताकत से लगे रहे। और सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा? नहीं, वो तो सिर्फ अभी मुद्दा ही नहीं रहा ना। वो सोनिया जी के प्राइम मिनिस्टर होने का उतने ही इशू तक वो सीमित था। उसके बाद सोनिया जी का भी बड़ापन था कि यूपीए में सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी और प्रणब दा हमारे घर खुद आए थे और ये उनका बड़ापन था। उनकी पार्टी बड़ी थी, फिर भी उन्होंने जो मान सम्मान, और कांग्रेस ने जो मान सम्मान शरद पवार जी को उसके बाद जो भी हम जब भी हमने साथ काम किया उस मान सम्मान दिया। और मनमोहन सिंह जी और पवार साहब की एक दोस्ती और एक विश्वास का नाता 10 साल यूपी में बहुत अच्छी तरह चला और अभी 18 साल हमने महाराष्ट्र में साथ काम किया, तो वो बहुत लंबा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। आपने सुप्रिया जी कहा विश्वास। जब भी मैं किसी मराठी भाषी से बात करता हूँ इस शब्द के संदर्भ में तो वो कहते हैं वो तो पानीपत में ही मारा गया। 1761 की लड़ाई का जिक्र होता है। मैं आपकी पार्टी के घोषणा पत्र देख रहा था, एक शब्द गद्दार बार बार इस्तेमाल होता है, पर आपके विरोधियों ने याद दिलाया जुलाई 1978 का महीना जब वसंत दादा पाटिल की सरकार के उद्योग मंत्री शरद पवार ने उनके खिलाफ बगावत की थी और उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत गद्दारी की तो खुद शरद पवार ने की थी। मुख्यमंत्री बनने के लिए 38 विधायकों को तोड़ कर ले गए, दोपहर में वसंत पाटिल साहब के साथ भोजन कर रहे थे और शाम को सरकार से समर्थन वापस खींच रहे थे। अपने पिताजी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के इस प्रसंग और उसकी इस आलोचना पर आप क्या सोचती हैं? आलोचना करना हर एक का अधिकार होता है और इस राज्य में जो आज आलोचना कर रहे हैं भ्रष्टाचार से, तो ये आलोचना बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिसका पूरा मैंडेट 2014 में भ्रष्टाचार था और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए वो आज सारे कश्मीर टू कन्याकुमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मेरे लिए और गद्दारी और पार्टी में जब हुआ ये दो अलग बातें हैं। पवार साहब ने कब जो किया डंके की चोट पे किया और उस टाइम में महाराष्ट्र में बहुत सारे समाजवादी विचारधारा के मतलब चंद्रशेखर जी के साथ मिलके इन सब नेताओं ने SM जोशी जी उन्होंने तो ये गठबंधन बनाया था कि तो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता बने थे, वो सब रहे हैं उनके आज भी उनकी विरासत हम सब छोटी छोटी तरह से चलाने की कोशिश करते। और ये SM जोशी जी हो चंद्रशेखर जी हो दोनों आज नहीं है, लेकिन बहुत बार उन्होंने इस बारे में उस संघर्ष के बारे में लिखा भी है। और उसके बाद ये जब घटना हुई उसके बाद वसंत दादा जी का भी दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने भी हमेशा पवार साहब से रिश्ता अच्छा ही रखा, दोनों तरह से रिश्ता। और वसंत दादा जी का हम सब मान सम्मान कल भी करते थे, आज भी करते और कल भी करेंगे। वो महाराष्ट्र के बड़े नेता हुए और उस टाइम खोखे आइस मतलब बर्फ़ नहीं जो आप नींबू पानी में डालते, आइस मतलब इनकम टैक्स CBI और ED, वो सब नहीं था। वो राजनीतिक उनके कोई मतभेद थे, उसके कारण वो जो हुआ। और मेरी तो उम्र बहुत छोटी थी, पवार साहब 37-38 ईयर्स के थे जी। और मुझे ठीक से याद भी नहीं है वो सब पीरियड। लोग कहते हैं बहुत युवा मुख्यमंत्री बने थे, हमारे लाइफ में तो कोई अंतर नहीं रहा हुआ, बड़े वो ऑपोजिशन में रहे या मुख्यमंत्री रहे, मेरी और मेरी माँ की लाइफ सेम रहती रही। तो ये चीज़ें राजनीति में हुई और आरोप करना तो एक सशक्त लोकतंत्र में अधिकार है ना। देखिए हम उनके बारे में बोलते तो जब हम कहने की ताकत हम में है तो सुनने की भी ताकत होनी चाहिए और एक सशक्त लोकतंत्र में इनका हक बनता है। तो वो उनकी लेंस से वो देखते, हम हमारी लेंस से देखते हैं। जी, आपने सुप्रिया जी 2014 के चुनाव का जिक्र किया। 2014 में महाराष्ट्र में लोकसभा के कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं। आप लोग बिना मांगे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन देते हैं, क्यों? सरकार बन नहीं रही थी। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि सरकार जल्द से जल्द बन जाए। हम सरकार ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कह रहे थे कि भैया कुछ भी करिए लेकिन सरकार बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र का आम आदमी
उसको दिक्कत आ रही थी। वो कोई पॉलिटिकल नहीं था, वो एक सोल्यूशन था कि भैया कुछ भी करे चलो हम आ जाते, लेकिन हम सरकार में नहीं जाने वाले थे और हम उस सरकार चाहते थे कि हाँ, जाने का सवाल ही नहीं था। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या, अगर आप बाहर से भी बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं? सपोर्ट नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ कह रहे थे आप सरकार बचाइए, इश्यू बेस्ड। हम लोग बाहर से, हम लोग अंदर नहीं, उनके साथ कभी नहीं जाने वाले थे, ना उनके साथ सरकार में रोज बैठने वाले थे, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, कुछ नहीं था। वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए हमारी कोशिश थी, नहीं तो एक इधर प्रेसिडेंट का राज्य आ जाता, नहीं तो फिर से इलेक्शन होता। वो किसी भी राज्य के लिए बहुत दिक्कत की बात होती है, बहुत खर्चा होता है इलेक्शन में। तो हमारी सिर्फ कोशिश रही कुछ भी करिए लेकिन सरकार में बैठे, भले बीजेपी बैठे, शिवसेना बैठे, कांग्रेस बैठे, कोई तो जाके वहाँ बैठे। हमें को तो कोई शौक नहीं था जाने का। क्या 2017 में शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच इस तरह की कोई बातचीत हुई थी जिसमें नए सिरे से एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन की बात चल रही थी? देखिए, दो लोगों का मिलना जुलना तो ज़रूर होता था, बहुत बार। उसी एक भी मीटिंग में मैं नहीं थी, तो इसका जवाब सिर्फ शरद पवार या माननीय मोदी जी ही दे सकते। एक दूसरी बात, बहुत सारे प्रस्ताव आए थे, ज़रूर आए थे, आज भी आते हैं, और उसमें गलत क्या है? अगर मेरे तो कल रात को मैं नागपुर जब आई थी, बहुत सारे बीजेपी के नेता मुझे यहाँ मिले, बड़े प्यार से मिले, मैं भी उनका मान सम्मान करती हूँ। और आज भी ज़रूर मेरी भारतीय जनता पक्ष से लड़ाई ज़रूर है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, वैयक्तिक तो लड़ाई है नहीं। शायद अजीत पवार जी और शिंदे जी के जितने दोस्त नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के सर्कल में, उससे ज़्यादा मेरे हैं। और सिर्फ रिश्ते नहीं है, मेरे पारिवारिक संबंध है। सदानंद मेरे पति, मैं और मेरे बच्चे, बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे, हमारा एक ऑल पार्टी ग्रुप भी आप कह सकते हैं, आप मिनी पार्लियामेंट भी चला सकते हैं। कौन कौन है उस ग्रुप में? नहीं, वो तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन आप जय पांडा का, नीरज शेखर का, इन सब का नाम नहीं लेंगे? बीजेपी में उनके लिए दिक्कत हो जाएगी? नहीं, दिक्कत क्या है, हम लोग तो फोटो भी डाल देते। एक तो जो दोनों नाम जो आपने लिए, जय मेरा और जग्गी, मेरे और सदानंद के बहुत पुराने रिश्ते रहे। और जय और जग्गी को तो मैं कितने सालों से, 20-25 सालों से जानती हूँ, पारिवारिक संबंध है हमारे। और नीरज तो मेरे भाई है, क्योंकि चंद्रशेखर जी मेरे ताऊ जी रहे हैं। और एक बात नीरज भाई के बारे में आपको बताऊं कि नीरज भाई कहीं भी रहे, हमारे पारिवारिक रिश्ते, क्योंकि चंद्रशेखर जी मेरे ताऊ जी, मेरी शादी उन्होंने फिक्स की थी। जैसे बाला साहब ठाकरे का रोल था मेरी शादी में, चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जरा ये किस्सा बता दें। अरे बहुत, थोड़ा सा और है, अब इतनी सीरियस राजनीति की बात नहीं, पर बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप पॉलिटिकल बातें नहीं, क्या हुआ था मुझे अभी भी वो दिन याद है। एक तो मेरी माँ को बहुत बार जब चंद्रशेखर जी आते थे, डांट भी खाती थी मेरी माँ, क्योंकि वो ताऊ जी के रोल में हमारे घर में आते थे। तो हमारे नीरज, सुषमा, उनके बच्चे, ये मेरे लिए राजनीतिक नहीं, ये मेरा दिल का रिश्ता है। शादी का क्या किस्सा है? क्या हुआ था कि चंद्रशेखर जी जब मुझे याद है 1990 में प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, और मेरी शादी की बात चल रही थी। बाला साहब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि मेरे ससुर जो थे BR सुले, उनकी और बाला साहब ठाकरे की बहुत गहरे रिश्ते संबंध थे। वो महेंद्र के MD थे और शिवसेना की एजेंसी। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत 30 साल से संबंध थे, तो बड़ी दोस्ती थी, मिलना जुलना वो रिश्ता था। और उसके बाद बाला साहब को जब पता चला कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो उन्होंने पहले मेरे पिताजी को फ़ोन किया, अभी ये राजनीति चलती रहेगी, सुप्रिया की शादी के बाद मैं आगे चलाऊंगा। उन्होंने मेरे ससुराल जाके मेरे ससुर से बात की, तो मेरे ससुर बोले कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से बाला साहब का फ़ोन आ रहा है, क्या हो रहा है। और केशव महेंद्र जी, जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध बहुत साल रहे, वो इन्वॉल्व थे, तो बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी थी वहाँ। और एक दिन चंद्रशेखर जी और हम लोग दिल्ली में बैठे, तो मेरी माँ कह रही थी कि ये शादी की बात हो रही है, किससे बात हो रही? तो नहीं, ऐसे ऐसे लड़का ऐसे, मैं उससे बात करूँगा। तो मेरे पिताजी ने उनको कहा कि आप छोड़ दीजिए, अभी आप प्राइम मिनिस्टर है, ये सब छोड़ दीजिए, ये प्रतिभा मेरी बीवी ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद करिए, आप देश चलाइए। सीधे नहीं, देश तो मैं चलाऊँगा ही, लेकिन घर की बेटी की शादी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको लड़के को फ़ोन लगा, तो भैया लड़का अमेरिका में रहता है, अभी तो फ़ोन नहीं है, बेचारा सो गया होगा। तो उन्होंने कहा कितने बजे फ़ोन लगाना है? तो मेरे पिताजी ने कहा यार अमेरिका में है, इसने बार से मैं कर दूंगा। और हमने बात वहीं छोड़ दी और उनके नंबर ले लिया। फिर वहाँ तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन ही थी।
उसके बाद मुझे सदानंद का फ़ोन आया, इसे हु इज़ ट्राइंग टू कॉल मी, ऐसे किसका, वो बोल रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है मेरा। मैंने क्यों? सर कैसी फैमिली हो तुम? ऐसे क्यों? सर आप सीएम का भी नाम ले, पीएम का भी नाम लेंगे अभी? सर व्हाट आर यू टॉकिंग? ऐसे एक आदमी का फ़ोन आया था, बड़े लंबा चौड़ा बोल रहा था मैं चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बोले हाँ मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ, ऐसा करके। And I was so embarrassed. I said, are you mad? You know, That was actually the Prime that Minister. was actually the Prime Minister of India calling Sadanand. And he's saying, I said, are you mad? He said, मैंने तो बोल दिया मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हूँ। उम्र भी थी, वो बदतमीजी चल रही थी, और उसको मैं सोच भी नहीं सकती थी तो कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की बात हो रही है। एंड आई सेड सदानंद आर यू क्रेजी? फिर सुबह मैंने चंद्रशेखर जी को जाके मैं मिली, मैंने सॉरी बोला, वो हंसने लगे। ना वो कुछ बोल रहा था, उसको विश्वास ही नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन पर भी लगा दिया फ़ोन, और बोले अच्छा शादी की तारीख कब हो रही है? सो वो अलग सा, वी आर क्वाइट, हमारी फैमिली थोड़ी इस मामले में मॉडर्न है, तो ऐसा कोई नहीं। तो इन्होंने इतना प्रेशर डाला चंद्रशेखर जी ने। तो सदानंद ने बोला कि तय नहीं हुआ है कुछ। ही सेड आप अगर हफ्ते में मुझे डेट ना बता दे तो मैं ही यहाँ से डेट बता दूंगा, और उसने फ़ोन रख दिया। सदानंद सेड व्हाट आर वी टू डू? आई सेड आई कांट से, अभी बताओ। ही सेड नहीं अभी तो शादी करनी पड़ेगी, चंद्रशेखर जी ने ऐसी डांट दी अभी। और उसके बाद शादी हुई, और एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चंद्रशेखर जी, राजीव गांधी जी और बहुत सारे लोग शादी में आशीर्वाद देने पहुंच गए। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी शादी 4 तारीख को हुई, और उसी दिन चंद्रशेखर जी रुके थे राजीव गांधी जी के लिए, और उन्होंने कहा मैं फ़्लाइट पे नहीं आऊँगा। तभी तो कुछ हलचल हुई कि प्राइम मिनिस्टर रुके हुए हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे? तो रुके रहे और फिर निकल गए। फिर राजीव गांधी जी दूसरे फ्लाइट से चले गए, और 6 या 7 मार्च केंद्र सरकार गिर गई। और मेरे इन लॉज ने जब रिसेप्शन रखा था, मेरे फादर तो गायब थे उससे, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिकल रीजंस के लिए दिल्ली चले गए थे। तो जो भी रिसेप्शन में आ रहा था, पूछे एक लड़की के फादर कहाँ है? ऐसे भैया नहीं, दिल्ली में सरकार शायद गिर रही है, वो दिल्ली चले गए। मेरी अकेली मेरी माँ और मेरे चाचा जी और चाची खड़े रहे थे रिसीव करने के लिए गेस्ट के लिए, कि मेरे फादर लड़की की शादी छोड़ के गए थे राजनीति करने। आपके पिताजी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस प्रसंग का जिक्र किया। हाँ, अभी सबको लगेगा कि कैसे पिताजी है, लड़की की शादी के एक फंक्शन से भी निकल गए। पर ये होता है हमारे लाइफ में। और मेरे चाचा जी थे, और हमारी जॉइंट फैमिली रही है, तो मेरे चाचा और मेरी चाची खड़े रहे। मेरा कन्यादान भी मेरे पिताजी और माँ ने नहीं किया, मेरे चाचा जी प्रताप पवार और मेरी चाची जो मेरे माँ बाप के बराबर है, उन दोनों ने ही किया मेरा कन्यादान। और नवंबर 2019 में ये सब कुछ बदल गया जब अजित पवार ने जाकर शपथ ले ली देवेंद्र फडणवीस के साथ। 19 में नहीं बदला, 22 में बदला। 19 में भी थोड़ा सा एबरेशन आ गया था, फिर से ठीक हो गया था सब। इट टेक्स अ लॉट टू लीव द फैमिली। वेल, आई कांट आंसर दैट क्वेश्चन। मैंने तो परिवार नहीं छोड़ा, तो जिसने छोड़ा उसको पूछना पड़ेगा। पर वो जब वापस आ गए, ये 80 घंटे की बगावत के बाद सब कुछ पहले जैसा था। बिल्कुल। हम लोग भक्त कवियों को पढ़ते हैं, कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ तो पड़ी गई होगी। मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं। एंड मेरे दिमाग में एक ट्रेन है या जेनेटिक है पता नहीं, मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूल सकती हूँ। मतलब जो भी नेगेटिव अगर हो ना, तो वो मैनिफेस्ट करते नहीं रहती, वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से, पता नहीं कैसे, लेकिन हो जाता है। तो एक बार वापस आया, जैसे आपने कहा कि भूला भटका अगर शाम को वापस आए, तो भूला भटका नहीं होता। शाम को वापस आए, सुबह फिर चला जाए। सुबह तो जल्दी नहीं गया ना, 1.5 साल तो रहा ना यहाँ। और मेरे ख्याल से वो जिस तरह से हुआ, सारी गलती एक आदमी की नहीं होती, सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। क्या सर्कमस्टेंस थे? वो तो दुनिया जानती है। आपके दोस्त राजदीप सरदेसाई जी ने किताब लिखी, अगर आप थोड़ा टाइम निकाल के जी, मैंने किताब पढ़ी, नासिक के होटल का वो प्रसंग भी, जिसमें छगन भुजबल अपने शाम के पेय पदार्थ का सेवन करते हुए बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी है। और फिर कुछ ही महीनों बाद जब वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब उनके चेहरे की मुस्कान कुछ और कहानी बताती है। आप उसी प्रसंग का जिक्र कर रही हैं? बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए टीवी में, राजदीप जी की किताब में उन्होंने कहा है, उसको बहुत लोगों ने डिनाई भी किया है, लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने कहा कि मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग वहाँ थे।
उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। और ये सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं है, ये वॉशिंग मशीन की चीज़ कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड डेटा, ये तो आरोप का सवाल नहीं है ना कि मैं कह रही हूँ आप कह रहे हो और आगे बढ़ती है बात। डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो जो डेटा दिखाता है इस देश में, बहुत सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप, जिस नागपुर में हम बैठे हैं, इसी नागपुर से देवेंद्र जी आते हैं, यहाँ के लोक प्रतिनिधि रहे हैं। और देवेंद्र जी ने ये जो आरोप शुरू किए, ये सारे आरोप की शुरुआत देवेंद्र जी ने ही की ना इस राज्य में। आप बात कर रही हैं लोक प्रतिनिधि की, आप बात कर रही हैं परिवार की। 2004 का साल था, चुनाव के नतीजे आए, एनसीपी 71, कांग्रेस 69, बेहतर स्ट्राइक रेट एनसीपी का, मुख्यमंत्री बन सकता था एनसीपी का। लेकिन अगर ऐसा होता तो शरद पवार को फाइनली कमान अजित पवार के हाथ में देनी पड़ती, पर ऐसा हुआ नहीं। अजित पवार खेमा आज तक ये कहता है कि उसी दिन उन्हें ये एहसास करा दिया गया था कि पार्टी में उनकी जगह क्या है। एक तो 20 साल पहले की बात है। जैसे मैंने कहा, मैं दिमाग से डिलीट बहुत जल्दी हो जाता है नेगेटिव चीज़ें, लेकिन ये अच्छी बात है तो मुझे याद है क्या हुआ था। और एक तो 20 साल पहले अगर पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनता तो उस वक्त 2 ही नाम थे, छगन भुजबल और आर पाटिल। ये 2 ही नाम थे, मुझे अभी भी याद है। दूसरी बात, पार्टी की डिटेल मीटिंग 6 जनपद पे हुई थी, और 6 जनपद पे हम रह रहे थे या गुरुद्वारा रकाबगंज, दोनों में से एक घर था वो। और अभी भी मुझे याद है वो दिन, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जी घर आए थे और प्रफुल्ल पटेल जी और पवार साहब की बात हो रही थी, और दोनों सोच रहे थे कि कांग्रेस से प्रस्ताव आया था कि अभी हम यूपीए में आए थे, सरकार बनी थी केंद्र में, और कांग्रेस का प्रस्ताव ऐसे आया था। मनमोहन सिंह जी खुद पवार साहब से बोले थे कि आप मुख्यमंत्री हमें दे दीजिए, हम आपको ज़्यादा मंत्रालय देंगे। और इस पे चर्चा हो रही थी कि क्या करें, ये ठीक रहेगा कि वो ठीक रहेगा। और 2004 में भुजबल साहब तो सबसे बड़े नेता थे तब, अगर कोई बनता तो 2004 में भुजबल साहब या आर पाटिल, दोनों ही तो रेस में थे, तीसरा कोई था ही नहीं, पहली बात। और भुजबल साहब, आर पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अपना अजीत पवार, शरद पवार, सबकी डिटेल मीटिंग हुई थी। ऐसा नहीं है कि किसी को अंधेरे में रख के निर्णय लिया था, सबसे बात करके ही वो निर्णय लिया था। और सब ने कहा ठीक है, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस से प्रस्ताव आया है तो हम ज़्यादा कैबिनेट मंत्रालय ले लेंगे। और उसके बाद हम सरकार में गए और फॉर्मूला तय हो गया। और वो दिन, उसके बाद 18 साल हम सरकार में साथ रहे। और अजित पवार इंतज़ार करते रहे, पार्टी के फंक्शंस हों या शरद पवार साहब का 70वां जन्मदिन हो, मंच से उनका बार बार कहना, तटकरे जी जब साहब हमारी उम्र के थे तो 2 बार सीएम बन चुके थे, लेकिन साहब ने इन इशारों को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। 75 साल के हुए अजित पवार फर्श पर बैठे रहे। पार्टी ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा शरद पवार साहब से, आपके बाद कौन? उन्होंने कहा जनता तय करेगी, तब भी अजित पवार का नाम नहीं लिया। लेकिन जब साहब ने तय किया तब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। अजित पवार फिर से इंतजार करते रह गए। आप आधी ही बात बोल रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि एक नहीं 4 बार इसी एनसीपी और इसी शरद पवार ने डेप्यूटी सीएम अजीत पवार जी को बनाया था। वो जब सुबह की शपथ विधि देवेंद्र जी के बाद उनके साथ उन्होंने ली, उसके बाद वो वापस आए, तभी भी अजीत पवार जी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया था। बीच में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो आरोप अजीत पवार पे लगाए, उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद भी अजीत पवार को ही उप मुख्यमंत्री बनाया था। और पार्टी का उप मुख्यमंत्री बनना मतलब पार्टी का नेता, और उनको देश में इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको दिल्ली आने का भी शौक़ नहीं था। दिल्ली आते तो रात को भाग जाते थे, उनको दिल्ली पल्ले नहीं पड़ती थी। हमेशा मुझे ही कहते थे कि मुझे दिल्ली में मन नहीं लगता, बिल्कुल मैं आऊँगा, मीटिंग करूँगा और चला जाऊँगा। वो रहते भी नहीं थे दिल्ली में, तो उनको दिल्ली में इंटरेस्ट ही नहीं था। रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की सारी जिम्मेदारी उन पे उनको दी थी, पूरा फ्री हैंड था। जी,
दिल्ली का जिक्र किया और मुझे आपकी दिल्ली एंट्री याद आ गई साल 2006। क्या राजनीतिक और पारिवारिक परिस्थितियां हुई जो सुप्रिया सुले परिवार के साथ देश के बाहर सेटल थी, उनको राजनीति में राज्यसभा में लाने का फैसला हुआ? एंड हाउ यू वर इन्फॉर्म्ड? भाई प्रफुल्ल पटेल। ये निर्णय मेरा नहीं था, ये प्रफुल्ल पटेल। क्वेश्चन इट? नो, आई नेवर क्वेश्चन एनीथिंग बियॉन्ड द पॉइंट। मैं अजीत पवार को कभी क्वेश्चन नहीं की पार्टी में, तो प्रफुल्ल पटेल जी को क्यों करूँ? जी। तो प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा क्यों नहीं, तुम एक राज्यसभा आई है, लड़ लो। मैं 2001 में मैं वापस आई। उसके बाद 5 साल में रैयत शिक्षण संस्था हो, बहुत सारी एनजीओज में महाराष्ट्र में फील्ड में काम करती थी। और फिर 2006 का जो घटना हुई, श्री चौहान जी थे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी मौत हो गई। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जी ने प्रस्ताव दिया था कि क्यों ना सुप्रिया को ये राज्यसभा दे दे, तो पार्टी ने निर्णय ले लिया। कभी ऐसा हुआ है इन लोगों की बगावत के बाद कि प्रफुल्ल पटेल या अजित पवार आपके सामने पड़ गए और आपने उनसे पूछा हो वाई, क्यों किया ऐसा? देखिए, हम सब उम्र में तो बड़े हैं, पढ़ते लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो अगर एक एक्शन किसी ने किया और आपको थोड़ा तो उसमें के बारे में पता हो, तो वाई पूछने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मायने रखता है वो वाई? ये सवाल सुप्रिया जी बार बार इसलिए पूछा जा रहा है, मेरे सामने बिल्कुल ताज़ा तरीन बमुश्किल 1 हफ्ते पुराने 2 बयान हैं, एक आपके अजित दादा का, एक आपका। आपने कहा ये कहना मुश्किल है कि पवार परिवार राजनीतिक रूप से अजित पवार के साथ फिर से जुड़ पाएगा या नहीं। जब तक वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं ये आसान नहीं होगा। सही है बात। उन्होंने रिप्लाई किया, हम इस बारे में अभी सोच नहीं रहे, अभी नहीं सोच रहे, पूरा फोकस चुनाव पर है, इसके बारे में नो कमेंट्स। लोगों ने पढ़ा 23 तारीख के बाद की संभावनाएं खुली हुई हैं दोनों गुटों के लिए। नहीं, हमारे लिए मैंने तो क्लियर कर दिया। बीजेपी को छोड़ देंगे तो आप फिर वापस ले लेंगे? ओपन अजीत पवार जी ने लिखा है, मैंने नहीं रखा है ओपन। ये आपने कहा ना कि जब तक बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं आसान नहीं होगा। हाँ, तो बीजेपी को छोड़ देंगे तो वापस ले लेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा ना। अभी वो बीजेपी को छोड़ेंगे, छोड़ पाएंगे, छोड़ने देंगे, बहुत सारे है ना सर्कमस्टांसेस होते हैं ना राजनीति में। ये सीधी सादी राजनीति नहीं है, बीजेपी 2.0 वाली राजनीति है, इसमें बहुत अंतर है। बीजेपी ओरिजिनल पार्टी एक बहुत संस्कारी और अच्छी पार्टी रही है। क्या फर्क था आपने जब शुरू बहुत किया? सारे नहीं, मैं तो अडवाणी जी थे। नहीं, अटल जी, अडवाणी जी, और जिनको मैं गुरु मानती हूँ, सुषमा स्वराज जी। मतलब सुषमा जी की बेटी, मुझे आज भी दिन है जब सुषमा जी अस्पताल में थी, हम सब भाग दौड़ के गए थे वहाँ, और हमसे बहुत जल्द चली गई सुषमा जी। उसके बाद बांसुरी जब पार्लियामेंट में आई, बांसुरी में मैं सुषमा जी देखती हूँ, और हमेशा जब वो आती है, भाषण होता है, तो हमेशा मेरी बात होती है, सेड बांसुरी गो फॉर इट। कि भले हमारे राजनीतिक बहुत अंतर है हमारी सोच में, लेकिन हमारे पारिवारिक संबंध, अरुण जेटली जी की फैमिली आज भी, मुझे उन्हें दोनों बच्चों की शादी याद है, मैं 10 दिन वही थी। एक दिन हाँ, मुझे तो मेरी फादर ने डांटा था कि भैया मैडम आज घर में ही नहीं दिखती, सुबह शाम पार्लियामेंट, उसके बाद अरुण के घर, वो प्यार से अरुण जी को अरुण कहते थे, उसी शादी में तुम फंसी हो। मेरी बेटी तो मुझे 10 दिन से घर में ही नहीं। इतना अच्छा और पारिवारिक संबंध। तो मराठी में बोलते होंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप जहाँ मराठी हो वहाँ मराठी में बोलिए। अच्छा जी। तो बहुत सारी, मतलब अरुण जी हमारे लिए हमेशा, अरुण जी से कुछ ना कुछ सीखते थे पार्लियामेंट में, उन जिस तरह से वो बोलते थे। सुषमा जी को तो मैंने हमेशा गुरु माना है, और ज़रूर बहुत सारे हमारे ऐसे मुद्दों में उनकी राय कुछ अलग थी, मेरी शायद अलग थी, लेकिन जिस तरह से संस्कारी पद्धति ने उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण सुषमा जी करती थी, हम सब ने बहुत सीखा उनसे। और बहुत सारे ऐसे नेता, मतलब शाहनवाज भाई हो, वहाँ जसवंत सिंह जी होते थे, बहुत सारे नेता, मुंडे जी, तब वो पहली जो 2 लाइंस हमेशा बीजेपी की थी और हम पे अटैक करती थी बीजेपी की, और हम सोचते थे भैया अभी इसको काउंटर कैसे करेंगे। और बहुत अच्छा वहाँ वातावरण भी वहाँ पार्लियामेंट में बहुत अच्छा था। वो ओरिजिनल बीजेपी है, और ये 2.0 वाली जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है। वो बीजेपी अग्रेसिव नहीं थी, बहुत संस्कारी और अच्छी थी। ये नई 2.0 वाली अग्रेशन, एजेंसीज का दुरुपयोग, लोगों को डराना, ये बीजेपी का स्टाइल कभी नहीं था। सीख तो आप नरेंद्र मोदी से भी सकती थी, वो आपको अपनी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाना चाहते थे,
ये बात सही है? कैबिनेट मिनिस्टर का ऑफर आया था सुप्रिया सुले के लिए। ये मोदी जी का बड़ापन था कि वो उस देश के प्रधानमंत्री है, पद का भी नेता, वो उम्र में भी बड़े हैं, पद से भी बड़े हैं। उनका रिश्ता पवार साहब से डायरेक्ट रहा है और हम सब बहुत छोटे हैं उसमें। मैं तो सिर्फ एक सांसद ही हूँ, उनसे उम्र में ही छोटी हूँ, हर तरह छोटी हूँ। तो इस देश के और मोदी जी के बारे में बोलने के, वो सिर्फ बीजेपी के नेता है नहीं, जिस देश में हम सब रहते हैं उसके प्रधानमंत्री भी हैं। तो उस पद की गरिमा रखनी चाहिए और ये उनका, मैं उनको सिंगल आउट नहीं करूँगी, वो गलत होगा। मैं, आप पार्टी एज ए यूनिट सोचिए, तो एज पार्टी एज ए यूनिट में आज भी मेरे, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छे संबंध मेरे बहुत सारे बीजेपी के नेताओं से। ये उनके नेताओं का बड़ापन है कि वो अच्छा व्यवहार मुझसे। ऑफर आया था? हंसी मजाक में बहुत सारी बातें होती रहती है पार्लियामेंट में, और एक सशक्त लोकतंत्र में बातचीत तो होनी चाहिए। हाँ या ना हर एक को सोचना है, लेकिन वो प्यार है और दोस्ती में होता है, उसमें कोई आइस नहीं है मेरे रिश्ते में उनके साथ वाले। 2019 में भी हंसी मजाक चल रहा था। अजित पवार ने श्रीनिवासन जैन को न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए दिए इंटरव्यू में बताया, गौतम अडानी मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे, प्रफुल्ल पटेल थे, सब शरद पवार के कहने पर थे, सब तय हो गया था। यहाँ तक कि पालक मंत्रियों के नाम भी तय हो गए थे, लेकिन इसको बार्गेनिंग चिप की तरह शरद पवार ने इस्तेमाल किया कांग्रेस के सामने और बीजेपी को प्रॉमिस करने के बाद भी ठेंगा दिखा दिया। ये मीटिंग कब हुई, इसका एविडेंस क्या है, जवाब क्या है, कितने बजे हुई, कहाँ हुई, ये मैं तो पहली बार उस इंटरव्यू में ही सुना। मुझे फ़ोन आया एक जर्नलिस्ट का, आलोक नाम के जर्नलिस्ट है हिंदू पेपर के, उनका मुझे कल सुबह फ़ोन आया कि ऐसी मीटिंग हुई क्या। आई हैव नो नॉलेज ऑफ सच मीटिंग। ये मीटिंग हुई होगी तो इस सारों का जवाब अजीत पवार को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा ये मीटिंग हुई। मुझे तो पता नहीं है ये मीटिंग हुई भी या नहीं हुई। मेरे ख्याल से ये मीटिंग नहीं हुई। हमारे गौतम अडानी जी से आज के पारिवारिक संबंध नहीं है, 30 साल से पारिवारिक संबंध है। गौतम अडानी अभी 5-10 साल में हर चैनल पे न्यूज़ मीडिया में दिख रहे। मैं तो गौतम अडानी जी को 30 साल से जानती हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, अभी राजदीप सरदेसाई जो आपके दोस्त है, मैं तो उनको क्रिकेट के टाइम से जानती हूँ, उनके फैमिली से, और मेरे ससुराल के बहुत ज़्यादा पारिवारिक संबंध है। अभी तो सुपरस्टार है, जर्नलिस्ट है, तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो लंबे दौर से चलते हैं। और मेरा भाग्य ऐसा है कि रिश्ते निभाना मैं जानती हूँ, जो मैंने माँ से सीखा है। और कई बार ये ट्रिकी भी हो जाता है। मसलन शरद पवार गौतम अडानी की मदद नहीं कर पाए उनके और गांधी परिवार के बीच पैचअप में, हाथ जोड़ लिए। ट्रिकी किस बात की? राजनीति एक तरफ और रिश्ते एक तरफ। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट? आपके एलआई शिवसेना उबाटा रात दिन अडानी पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं और आप कह रही हैं they are close friends. No, friendship एक तरफ और राजनीति और Do you agree with Uddhav Thacker's allegations about Gautam Adani? See, allegations करना तो उद्धव जी का अधिकार है, और गौतम भाई ने क्लैरिफिकेशन देना इनकी अधिकार है। एक सशक्त लोकतंत्र में एक हाथ बिजनेस फैमिली के बारे में अगर एक राजनेता को कुछ कहना चाह रहे तो उसका वो अधिकार है। और हमारी राजनीति, पवार साहब ने कभी भी रिश्ते कभी नहीं छुपाए। हमारे रिश्ते गौतम भाई से कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। उनका हमारी राजनीति के और उनके बिजनेस का क्या लेना देना एक दूसरे से? हम तो 30 साल से उनको जानते थे, तो क्या संबंध है? ऐसे बहुत सारे हमारे आनंद महेंद्र जी के पारिवारिक संबंध है। मेरी शादी तो केशव महेंद्र जी ने करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। महेंद्र परिवार पे राजनीतिक इल्जाम नहीं लगते? बहुत सारे लोगों पे राजनीतिक इल्जाम बहुत सारों पे लगते। Do you agree with those allegations? See, it's not about agree. Data has to speak louder than words. So जो डेटा होगा इस हिसाब से जाएंगे ना। और देखिए, मैं जो रिश्ता, जब एक बार मैंने उसके साथ खड़ा रहने का निर्णय लिया तो कुछ भी हो मैं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि बड़े किसी को जेल में हो, मग संजय राउत जी हो, नवाब मलिक जी हो, अनिल देशमुख जी हो, छगन भुजबल जी हो। मैं खुद छगन भुजबल जी को मिलने जेल में गई थी। वो जब अस्पताल में थे मैं गई थी, जब कोर्ट में गए तब मैं गई हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। आप गई और वो पार्टी छोड़ के चले गए? अभी वो तो उनका निर्णय है ना, उसके बारे में मैं ना डिफेंड करूँगी ना क्रिटिक। लेकिन जब भुजबल फैमिली जब दिक्कत में थी तो एनसीपी से सिर्फ सुप्रिया सुले आथर रोड जेल जाती थी रेगुलरली। उनके फैमिली को मैं मिली हूँ, और ये उसमें कोई
मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ ऐसा नहीं, करना ही चाहिए था जब हमारे, और वो क्यों, बहुत सारे मेरे पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं जिन पे एलिगेशंस हुए हैं, मैंने तो रिश्ते डंके की चोट पे रखे। ठीक है, सही है कि गलत मैं नहीं बता, कोर्ट बताएगा। और मेरे संबंध है उसमें क्या, कौन सी बड़ी बात। ये मैंने चीज़ चंद्रशेखर जी से और मेरे पिताजी से सीखी। एक बार दोस्ती की, ऑफ कोर्स यू हैव टू ओन योर रिलेशंस एंड व्हाई नॉट। अभी और इसी वजह से ये बातें चल रही है कि ऐसा तो नहीं कि 23 को नतीजे आए उसके बाद दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में सब लोग पुरानी एनसीपी में वापस आ जाएं। अभी किसको क्या करना है, जाते वक्त तो मैंने हो दिलीप वलसे पाटिल, Dilip Valse Patil's family is somebody we have known close. I'm in touch with everybody except 3 people in that side. 3 छोड़ के सब। कौन है वो 3? मिस्टर सुनील तटकरे का और मेरी बात नहीं होती, धनंजय मुंडे और मेरी बात नहीं होती। लेकिन जब उसके बीवी का एक्सीडेंट हुआ था राजश्री को, मैंने राजश्री को फ़ोन किया था क्योंकि राजश्री एक बहुत अच्छी और भली औरत है। मैंने उससे रिश्ता आज भी नहीं तोड़ा और कभी तोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे राजश्री बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत अच्छी औरत है, अच्छी माँ है, अच्छी बीवी भी है। तो धनंजय मुंडे से बात मेरी नहीं होती, लेकिन उसके बीवी से और मैं पर रिश्ता पूरी रखती हूँ। मिस्टर तटकरे से मेरी ना मुलाकात हुई है, ना कब मिलना होता है, ना बात होती है। और अजीत पवार जी से मैं बात करती हूँ, वो मुझसे बात नहीं करते। How does it work? You call, he does not respond? When I call, he does not respond. मैंने व्हाट्सएप किया तो जवाब नहीं मिलता। उनके पीए के यहाँ अगर मैसेज छोड़े तो फ़ोन उल्टा नहीं आता। और इससे ज़्यादा और क्या, इससे और ज़्यादा सीनियर क्या। आपकी कब बात हुई थी अजीत पवार से? अजीत पवार से जब मैं दिवाली में उनकी माँ से मिलने गई थी। मैं उनकी माँ से रेगुलरली मिलने जाती हूँ, तो जब मैं उनकी माँ से, मेरी ताई जी, उनसे मिलने जब गई थी दिवाली में, आशीर्वाद लेने दिवाली का, मैं और मेरी माँ, मेरी बेटी, हम सब गए थे। और अजीत पवार जी वहाँ थे जब मैं गई थी। तो मैं उनके भी, मेरे रिश्ते में बड़े बड़े भाई है, मैं उनका भी, मैंने, मेरी बेटी ने उनका आशीर्वाद लिया और हम वहाँ से आ गए। That's it. No political conversation. नो, बात तो पूरी फैमिली थी। मेरे बहन के पति वहाँ, डॉक्टर पाटिल बैठे थे, पूरी सारी मेरी दूसरी, हम 8-10 जन साथ में ही तो गए थे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हम 10-15 लोग तो थे। मेरी ताई जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनसे बात की, बस दूसरी इधर उधर की बातें करके हम लोग आ गए। एक फैमिली पवार फैमिली, एक फैमिली बारामती फैमिली, जिस पर कब्जे की लड़ाई का राउंड 2 चल रहा है। राउंड 1 सुप्रिया सुले ने डिसाइसिवली जीता, अपनी भाभी, मराठी भाषा में कहें तो वहनी सुनेत्रा पवार को हराकर। राउंड 2 शरद पवार साहब ने उतारा है योगेंद्र पवार को और सामने है अजित पवार। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राउंड 2 भी हक में रहे, इसके लिए शरद पवार एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कराए। अच्छा, मैं एक छोटा सा आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि करेक्शन में आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि कब्जे की बात नहीं है। बारामती हमारा इमोशनल सॉफ्ट पॉइंट है, क्योंकि आज महाराष्ट्र में देखो, अजीत पवार, मैं, पार्थ या रोहित हो या अब युगेन हो, हम परिवारवाद है सारे। शरद पवार इज ओरिजिनल। ये पॉलिटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शरद पवार और बारामती के रिश्ते से हुई है। तो वो तो कोई परिवारवाद नहीं, उन्हें शून्य से उनकी पूरा जो भी किया, उनका आगे पूछा पिताजी, चाचा, ये कोई राजनीति में नहीं थे जी। खुद से उन्होंने सब संभाला है, बनाया या है, और आगे 6, 10, 60 साल से उन्होंने वहाँ की लीडरशिप की है। और ये हमारे इमोशनल और पारिवारिक संबंध है। कब्जे का सवाल ही नहीं है। मैं जीतती या हारती, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बारामती ये पॉलिटिक्स में मैं देखती हूँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस, गढ़ है, ये ऐसे नहीं होता। राजनीति ये सेवा के लिए होती है। और आदरणीय पवार साहब और हमारी फैमिली का जो भी आज है, वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और बारामती की जो जनता है, उनका आशीर्वाद है। तो इसीलिए हमारे जो रिश्ते हैं वो आप जैसा सोचते वैसे नहीं है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप नहीं है, वो एक इमोशनल रिलेशनशिप है। पर जनता क्या करे, इधर भी पवार उधर भी पवार। अभी ये पवार वर्सेस पवार ना लोकसभा में था, ना आज मेरे लिए है। मैं मेरी बात कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई
जिस तरह से जड़ से उखाड़ देंगे, शरद पवार को ख़त्म कर देंगे, ये सारी जो बीजेपी की थिंकिंग है ना, ये उनके ही सारे नेता के बयान है, हमारे किसी के नहीं है। और हर चैनल ने दिखाए, हर टीवी पे आए, हर सोशल मीडिया पे आए और हर न्यूज़पेपर ने भी रिपोर्ट की। इसी महाराष्ट्र की लोकसभा की इलेक्शन में महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि हम शरद पवार को ख़त्म करना चाहते, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए नहीं थी। और इसमें आप ही का परिवार उनके साथ खड़ा था, एक अलग गुट बना के। हाँ, अलग परिवार नहीं, एक परिवार का एक छोटा घटक। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और 98% परिवार मेरे साथ कल भी था, आज भी है। सिर्फ 2 लोग अलग हो गए। अजीत पवार जी के बच्चों के भी मेरे आज भी अच्छे रिश्ते हैं और रहेंगे, क्योंकि उम्र में और रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, तो वो रिश्ता निभाना एक बुआ का, ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं। और एक रिश्ता अप्रैल मई जून 2024 में भी तय हो गया था, जब योगेंद्र पवार ने बारामती विधानसभा में कमान संभाल रखी थी और मैं खुद गया था आपके चुनाव को कवर करने के लिए, और लोगों ने तभी कह दिया था यू जस्ट वेट एंड वॉच, अजीत पवार के सामने योगेंद्र पवार खड़े होंगे, तभी तय हो गया था। काम तो कर रहा था और मेरी इलेक्शन में पवार साहब तो बहुत बाहर घूम रहे थे, तो मेरे इलेक्शन में हमारे घर के दोनों ये बच्चे, हमारे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता, बहुत सारे जो पावर के पोजीशंस थे वो पूरे हमारे खिलाफ थे मेरे इलेक्शन में। मतलब एमएलए, एमपी, चेयरमैन ऑफ शुगर फैक्ट्रीज, बैंक चेयरमैन, सारी जो भी पावर सेंटर्स थे वो पूरी ताकत से मेरे खिलाफ ही। जो आप लोगों ने पूरे डेकेड्स में बिल्ड किया था एक पॉलिटिकल, वो मैं नहीं कहती, वो टीम वर्क था। मैं खुद को कभी नहीं मानती, ये मेरे बारे में मेरी गलतफहमी नहीं है, वो टीम वर्क था। ना मैंने अकेले कुछ किया मेरे बारे में, ना शरद पवार ने अकेले कुछ किया, ये टीम वर्क था जिसमें अजीत पवार का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सारों के टीम जो मेरे साथ खिलाफ खड़े थे, तीनों मेरे इलेक्शन में उन्हीं लोगों ने मुझे जिताया था। तो 3 बार मेरे साथ रहे, 1 बार मेरे खिलाफ लड़े, और 3 बार तो साथ रहे ना, वो शायद भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने जो मेरा साथ दिया मैं नहीं भूली और आज भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, 3 वर्सेस 1, 3 तो ज़्यादा रहा ना। आप इस तरह के बयान देते हैं, फिर लोग कहते हैं 23 नवंबर के बाद अजीत पवार शरद पवार। ये अजीत पवार की बात नहीं है, कार्यकर्ता की बात है। कार्यकर्ताओं जो मेरे खिलाफ रहे, लड़े, उनके बारे में बात, मैं अजीत पवार जी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरी तो ये पूरा हो रहा था, तो रोहित और युगेन दोनों पूरी ताकत से बारामती में दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। रोहित पूरा निर्वाचन क्षेत्र में 9 ब्लॉक्स है, रोहित सारे 9 ब्लॉक्स देखता था पूरी टाइम से। उसके पिताजी राजेंद्र पवार ताकत से लड़ रहे थे, उनकी बीवी नंदा जी, मेरी भाभी, बहुत मेहनत, और मेरी सारी बहनें, सारों ने बहुत, क्योंकि कार्यकर्ता भी नहीं था, बहुत सारी जगह ऐसे थे कि खड़ा होने के लिए आदमी भी नहीं था, तो पूरी फैमिली ने, और जो हमारे सेकंड और थर्ड कार्यकर्ता थे वो फर्स्ट रो पे आ गया। लेकिन उसको हमेशा कोई नेता चाहिए होता कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन जलते सीट गए वो। 2 टियर सेकंड और थर्ड लेवल का जो कार्यकर्ता काम करता था पार्टी में, वो फर्स्ट लेवल में आके जल्दी मेहनत करके सीख गया। तो हम सब उसमें थे। तब रोहित ने 9 ब्लॉक्स में बहुत काम किया, और उसमें का एक ब्लॉक बारामती युगेन देख रहा था। और 1 साल पहले ही जब पार्टी साथ में भी थी, तब से युगेंद्र ने काम किया। विद्या प्रतिष्ठान जो संस्था पवार साहब ने निकाली 50 साल पहले, वहाँ अजीत पवार जी और युगेंद्र पवार जी दोनों वहाँ काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन मैं कम टाइम देती हूँ। ये पवार साहब खुद देखते हैं वो इंस्टीट्यूशन, दूसरी रोहित के पिताजी देखते हैं। तो पूरी फैमिली मिलके जो सोशल सेक्टर का हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, उसमें सब साथ में काम करते हैं। तो युगेंद्र तब से काम करने लगा। ये बात बिल्कुल सही है, आई कम्प्लीटली एग्री। हम लोग किताबों में पढ़ते थे, एक बारामती मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, पुणे से आप बारामती की तरफ जाइए, कभी रहा होगा नॉन डिस्क्रिप्ट टाउन, लेकिन अब वो बहुत अलग दिखता है, ख़ास तौर पे किसानों की और किसानों की बेस्ड इकॉनमी के संदर्भ में। और जब हम बीड, लातूर, अकोला, सांगली, इन सब इलाकों में जाते हैं, तब लोग कहते हैं कि काश शरद पवार हमारे यहाँ पैदा हुए होते, हमारे ज़िले की भी तरक्की हो जाती। तो एक तरफ तो बड़ी तारीफ़ होती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि शरद पवार जब मुख्यमंत्री रहे, या कृषि मंत्री रहे, या रक्षा मंत्री रहे, अलग अलग पोर्टफोलियो, सारा फोकस बारामती पर रहा। नहीं, ये आरोप तो एक लोकतंत्र में करने का सबको अधिकार है, लेकिन
अगर आप डेटा देखें तो महाराष्ट्र में पहली MIDC शुरू हुई वो चौहान साहब, जब यशवंतराव चौहान जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शुरू की। और महाराष्ट्र में उसके बाद जितनी MIDCs बनी वो पवार साहब के वक्त में ही बनी, जैसे औरंगाबाद की हो, नासिक की हो, जलगांव की हो, पुणे की हो, बहुत सारी MIDCs बनी। वो सारी नगर, अहमदनगर की हो, बहुत सारी नागपुर जहाँ हम बैठे हैं, बहुत सारी MIDCs उस टाइम में, अमरावती, बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और पवार साहब का फोकस पूरा एग्रीकल्चर, एजुकेशन में बहुत सारा उन्होंने हमेशा फोकस किया जब वो थे। और महिला, एक सामाजिक परिवर्तन, विमेंस पॉलिसी शरद पवार और राजीव गांधी जी ने साथ में मिलके इस देश में लाई। और पहला महिला आरक्षण का धोरण ये महाराष्ट्र में जब पवार साहब मुख्यमंत्री रहे तब हुआ था। तो सोशल इम्पैक्ट विथ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे सॉल्व करें, तो एग्रीकल्चर और बहुत सारी MIDCs आप देखिए महाराष्ट्र में सारी, जब कंपनीज बड़ी बड़ी जब आई, जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई, शरद पवार वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। आप मनोज जरांगे पाटिल को जानती हैं? अब कौन बच्चा बच्चा जानता है इस राज्य में और आखिरी देश बार में। आपकी कब बात हुई उनसे? मैंने बात कभी भी नहीं हुई उनसे। और आपके पिताजी की? मेरे पिताजी उनको मिलने जब लाठीचार्ज हुआ था उनके गांव में, तब मेरे पिताजी गए थे। वो लाठीचार्ज कैसे हुआ, क्या हुआ, उन सबको मिलने के लिए तब उनकी मुलाकात हुई थी। शायद सारे चैनलों ने लाइव भी की थी। क्या मनोज जरांगे पाटिल और शरद पवार के बीच कोई डील हुई है? ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। इसीलिए पहले उन्होंने कहा चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि दलित और अल्पसंख्यक समाज से प्रत्याशी नहीं मिले, इसलिए हम वापस ले रहे हैं ये फैसला। लोगों ने इसे इस तरह से पढ़ा कि पवार साहब को लगा कि उनका जो टर्फ है वहाँ पर वोट डिवाइड ना हो जाए एंटी इनकम्बेंसी और गुस्से के नाम पे, इसलिए ये समरसॉल्ट हुआ। ये कितना इंटरेस्टिंग बात है। देखिए 6 दशकों से महाराष्ट्र में कुछ भी हो, उसके अच्छा हो या बुरा हो, उसके जिम्मेदार शरद पवार होते। और मेरे ख्याल से मुझे पहले बुरा लगता था, अब लगता है नहीं ठीक है ये बात, क्योंकि अगर पूरा यहाँ का माहौल, पॉलिटिक्स 6 दशक एक ही आदमी और एक ही नाम के आमने सामने घूमता है, तो उस आदमी में कुछ तो बात है। बात तो है, जब वो राजनीति में आए तब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए ना कितना लंबा दौर है। तो जो आदमी मिड 60s से एक्टिव हो, 60s तो जिक्र तो होगा ही। वो एक इंटरेस्टिंग बात है। और अच्छा या बुरा, लोगों ने उनको हमेशा साथ दिया है। और एक सशक्त लोकतंत्र में जब कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी लोग बोल देते हैं, तो इतना तो हक बनना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए। ठीक है, लोग बोलते रहेंगे, हमने चलते रहना चाहिए। जी, आप लोगों की बात कर रही हैं, मेरे सामने राज ठाकरे का स्टेटमेंट है, आपके एक और होम टर्फ पुणे से 9 नवंबर की रैली। उन्होंने कहा है कि शरद पवार जातियों को आपस में लड़ाते हैं। पहले मराठा वर्सेस ब्राह्मण किया, फिर मराठा वर्सेस दलित, फिर मराठा वर्सेस OBC। राज ठाकरे जी 20-25 साल की राजनीति में 20-25 साल से यही आरोप करते आ रहे हैं, तो हमें उसकी तो आदत हो गई है। और दूसरा कोई एजेंडा है नहीं तो बोल लेते थे, ठीक है ना। क्या रुख है आपकी पार्टी का मराठा आरक्षण पर? मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और भटके विमुक्त, जिसको VJNT इंग्लिश में कहते हैं, ये सारों की इस महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग है। मैं सिर्फ आपके चैनल पे नहीं, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि इस सारों की जो मांग है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल महाराष्ट्र सरकार बनाए और दिल्ली भेजे, और उसका एक 2 दिन का एक अच्छा डिबेट रखे। और जो सरकार मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और VJNT को आरक्षण का बिल लाएगी, उस सरकार के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। और उसके साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल करने के लिए किसी की भी सरकार, मोदी जी की भी सरकार हो, मोदी जी की नहीं रही अभी, वो UPA की सरकार, NDA की सरकार हुई है, तो अगर मोदी जी और उनकी NDA की सरकार आए और मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम और VJNT इन 5 का आरक्षण का बिल लाए, तो पूरी ताकत से हम NDA की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इस बिल को पारित करने के लिए हम
यूपीए को मैं कन्विंस करूंगी कि आप हमारे साथ चलिए और एनडीए के साथ खड़े होके हम उनके साथ वोट करेंगे और पूरी ताकत से उनको सपोर्ट करेंगे। 10 साल का सत्ता का अभ्यास है, यूपीए ही निकलता है पहले मुंह से। सत्ता के अभ्यास की बात हो रही है, आपके पार्टी कलीग हैं जयंत पाटिल। लोग कह रहे हैं कि अगला टर्फ वॉर सुप्रिया सुले वर्सेस जयंत पाटिल होगा विद इन एनसीपी। शुड ही फील थ्रेटेंड? उनका इंतजार और लंबा खिंचेगा? डिप्टी सीएम भी बन पाएंगे क्या अगर आप लोग पार में आते हैं तो? देखिए, एक तो मेरी एनसीपी में किसी से भी लड़ाई कभी भी हुई नहीं है और ये मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए भी। शरद पवार की बेटी से कौन लड़ सकता है? ये जो इम्प्रेशन है ना, इज टू फनी मेरे लिए तो बहुत। प्राइमरली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 1, इवन योर अपोनेंट सेड कि सुप्रिया बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, पर्सनली किसी से राइवलरी नहीं करती, और इस वजह से कई बार लोगों ने कहा कि ये जो एक पितृ सत्ता है, पैट्रियार्की है, दिक्कत भी होती है लोगों की। वो अगर टोक दें तो उनको लगता है स्त्री हैं कैसे टोक दिया, ही कोई पुरुष टोके, तो वो बात होती है। और दूसरा, आप पार्टी सुप्रीमो की बेटी हैं, तो आपसे कौन लड़ेगा? वेल, दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी मैं एक औरत हूँ, दैट वाज नॉट माय चॉइस ना, पॉइंट नंबर 1। और बीजेपी में किस औरत की इज्जत की है? मैं आपको 2 उदाहरण बताऊं। ये बीजेपी कैन बी क्वाइट रूथलेस व्हेन इट कम्स टू वुमेन। हमारी घर की बच्ची है बाला साहेब थोरात, जो महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ नेता है, उनकी बेटी के बारे में जिस तरह से गंदी चीज़ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कही, ये महाराष्ट्र एक या भारतीय संस्कृति में नहीं बैठती, पहली बात। और दूसरी बात कि आज एक सांसद है बीजेपी के, धनंजय माड़िक, उन्होंने तो सारी औरतों को धमकी दी है महाराष्ट्र में कि जिस औरत को 1500 रुपया सरकार से मिला है, अगर वो किसी भी कांग्रेस या एनसीपी या शिवसेना की रैली में जाएंगे तो उसका फोटो निकालिए और उसका क्या करना है हम देख लेंगे। तो ये धमकी वाली बात बीजेपी के बहुत सारे नेता बहुत बार कर चुके हैं। तो ये कौन से न, इसीलिए मैं बीजेपी 2.0 बोलती हूँ ना। ओरिजिनल बीजेपी ऐसी नहीं थी, वो महिला हो या पुरुष, बहुत संस्कारी पार्टी थी। 2.0 का प्रॉब्लम हो गया है। ये बीजेपी के लोग अभी परसों ही, अरे औरतों का छोड़िए, उनके एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो चैनल्स पे आपने देखा होगा, दानवे जी है, उन्होंने जिस तरह जिस तरह का उन्होंने बर्ताव किया कार्यकर्ता के साथ, इट्स जस्ट शॉकिंग। मतलब मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओरिजिनल बीजेपी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि थैंक गॉड अरुण जी और सुषमा जी नहीं है ये देखने के लिए, उनको कितना दुख होता कि क्या हो रहा है इस पार्टी में। और बहुत संस्कारी पार्टी रही है वो। ये 2.0 बीजेपी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मुझे भी लगता है कि क्या हो रहा है, ये राजनीति नहीं है। मैं बोलने के लिए भी मुझे दुख हो रहा है कि ये, अरे, और ये सिर्फ उन पे नहीं, हम पे भी रिफ्लेक्ट होता है। लोग कहते हैं राजनेता देखो कैसे, कि बीजेपी के कारण आज पूरा पॉलिटिकल सारे पार्टियों का नाम खराब हो रहा है बीजेपी 2.0 के कारण। I'll give it to you, especially your father, जब उन पर हमला हुआ तब किस तरीके से पोस्टर चिपके थे मुंबई में लोगों को शांत करने की अपील के साथ? नहीं, देखिए, राजनीति जो आप जो कह रहे थे सॉफ्ट है, सुप्रीमो की बेटी है, सुप्री को मैं को नहीं छोड़ा तो बेटी को क्यों छोड़ूंगी? मेरे फादर के खिलाफ भी पॉलिटिकल बहुत सारी एलिगेशंस लोगों ने की है। तो ऐसा नहीं है कि शरद पवार इज नॉट बिन targeted. Physical assault. No, physical assault also, but see, culturally, our family and especially my father and my mother both, दोनों को मैं क्रेडिट इस मामले पे दूंगी। उन दोनों का हमेशा रहा है। एंड तब हमारे घर में बहुत सारे, मेरी माँ और मेरी भी लड़ाई होती थी। मैं मेरी माँ को कहती थी, वाई इज ही नॉट गिविंग इट बैक? अगर आरोप प्रत्यारोप जब होते हैं तो बाबा जवाब क्यों नहीं देते? दे दो करारा जवाब। और मेरे दिस इज समथिंग योर ओपोनेंट्स आर सेइंग अबाउट यू कि शरद पवार और सुप्रिया सुले में एक बड़ा फर्क ये है, सुप्रिया सुले एट टाइम्स स्नैप्स एट पीपल। पवार साहब सबको जोड़ के रखते हैं और ये अभी सुप्रिया को सीखना होगा। सुप्रिया की राजनीति बहुत ही एनजीओ टाइप, बहुत ही दिल्ली टाइप, बहुत ही इनिशियली तो साउथ बॉम्बे टाइप थी, इस तरीके की बातें कही गई। अरे उनको तो आरोप करना, जब अगर इतनी साउथ बॉम्बे और ये होती तो 4 बार चुन के आती, इस टाइम आती। ये लड़ाई तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई और सब पॉलिटिकली थी, तो कैसे चुन के आई मैं?
4 टाइम की सांसद, और इस टाइम तो सब गए थे जो आरोप करते हैं वो। एक आरोप और लगता है, बैगन वाली ताई। कहा जाता है कि ये कौन सा एग्रीकल्चर मॉडल है जिसमें बैगन बेच के करोड़ों रुपए की आमदनी दिखा दी जाती है। अब तक मेरे पे एक ही आरोप हुआ है, बैंगन वाली ताई, और ये बीजेपी करती है। तो मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी इनको बुला लीजिए, इस पे चर्चा हो ही जाए एक बार। आज तक मैं आपको बताऊं कि मेरे सब सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कुछ भी कह सकती हूँ किसी पे, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ इस देश से और इस मिट्टी से, और मैं उनकी तरह झूठ नहीं बोलती। थोड़ा मेरा और पवार साहब का देखो, थोड़ा तो हक बनता है, उन्होंने शून्य से शुरू किया, मैं परिवारवाद हूँ, तो थोड़ा सा अंतर तो होगा ही, और पर्सनैलिटी होती है। मेरे फादर को नहीं लगता किसी का जवाब दो, मुझे लगता है कि डिफेंड करना चाहिए। क्यों, अगर जब कोई झूठ बोल रहा है तो उसको करना है। जैसे ये देवेंद्र जी, हम लोग नागपुर में बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं देवेंद्र जी फोकस रख रही हूँ उसके बारे में। देवेंद्र जी ने एक आरोप किया था कि एनसीपी इज अ नेचुरली करप्ट पार्टी। नेचुरली, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी, और नेचुरली करप्ट पार्टी में ये सारों 70,000 करोड़ का गफला किया, ऐसे देवेंद्र जी कहते थे, मैं नहीं कह रही। और उसके बाद देवेंद्र जी ने आरोप किया, एजेंसीज की नोटिस बहुत सारे हमारे नेताओं का आई, और उसके बाद आज देवेंद्र जी उनके साथ ही बैठे हैं। और अजीत पवार जी का एक स्टेटमेंट महाराष्ट्र में आया था, सांगली में उन्होंने किया था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने साइन किया अजीत पवार जी के इंक्वायरी पे। देवेंद्र फडणवीस जी, क्रोनोलॉजी 10 सेकंड में समझ लीजिए, आरोप अजीत पवार पे किया देवेंद्र फडणवीस ने, मांगी इंक्वायरी देवेंद्र फडणवीस ने, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार की इंक्वायरी लगाई देवेंद्र फडणवीस ने, और देवेंद्र फडणवीस ऑन ओथ शपथ ली थी उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे। फाइल घर पे मंगवाई, अजीत पवार जी को बुलाया और दिखाई कि देखो ये इंक्वायरी आपकी लगी हुई है, मैंने तो साइन की है लेकिन ये आपकी इंक्वायरी लगाई है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आरोप देवेंद्र जी ने किया, इंक्वायरी देवेंद्र जी ने की, उस पे सिग्नेचर देवेंद्र जी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए एक आदमी ने जिस पे आरोप किया है, और छोटा मोटा नहीं, 70,000 करोड़ का आरोप किया है, उसको घर पे बुला के वो फाइल दिखाई। ये सही बात है? ये धोखा नहीं है इस राज्य के लोगों से, देश के लोगों से? एक राज्य का मुख्यमंत्री जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप, न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या हुआ इस बात का फिर? और अगर आरोप अजीत पवार के झूठ थे तो देवेंद्र जी ने इस देश को झूठ बोला है, फंसाया है, और ये सारी जो एजेंसीज है वो गलत उन्होंने किया है। और फिर परसों उन्होंने कहा आरटीआई में सब पेपर्स है, इंक्वायरी का पेपर आरटीआई में है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा मेरा एक भी इसमें से आउट ऑफ लाइन नहीं है, ये सब एक माइक पे अजीत पवार ने सांगली में भाषण किया जो हर बच्चे ने इस राज्य में, देश में पेपर का जिक्र कर रही हैं अजीत पवार, तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का पेपर शरद पवार जी के कागजों में कहीं होगा, बाकायदा उनकी चिट्ठी थी। तो चेक कर ले, दिखा दे, कहीं भी वो दिखा। आरटीआई के दायरे में नहीं आता। नहीं, दायरे में घर आके ले सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है उसमें। बढ़िया। आखिरी सवाल, षण्मुखानंद हॉल में आपके सहयोगी उद्धव ठाकरे ने एक बात कही थी, चेहरा होना चाहिए। चेहरा तय नहीं कर पाई एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे। हु विल बी द चीफ मिनिस्टर इफ यू मैनेज टू कम इन पावर? क्या सुप्रिया सुले वो डार्क हॉर्स हो सकती हैं? नहीं, डार्क हॉर्स किस बात का है? एक तो फ्रंट रनर हैं, डार्क हॉर्स कैसे होंगे? फ्रंट रनर क्या, डाका, आई एम नॉट इन द रेस ओनली। और शरद पवार जी ने पहले ही कहा है कि एनसीपी इज नॉट इन द रेस। जब मैं सवाल ही नहीं आता, हम तो छोटे भाई है सब 10। पर अगर विधायक सबसे ज्यादा आपके हुए तब भी दावेदारी नहीं होगी? देखते फिर से क्या होता है, 2004 जैसा दिखाएंगे? अभी देखते हैं ना। अभी यहाँ बारिश आएगी तो रैली का क्या होगा, किसने देखा है? तो मेरे ख्याल से बारिश आएगी तो सतारा में छाता तनेगा और शरद पवार की वापसी की पटकथा लिखी जाएगी। बारिश आती है तो बहुत कुछ होता है मैम। एनसीपी के लिए बारिश बहुत मायने रखती है, क्योंकि किसानों और मेहनत करने वालों की पार्टी है। और उलट भी हो जाता है। 2014 की मुझे बीड की रैली जो कैंसिल हुई, ओलावृष्टि हुई थी, तूफान आया था, वो भी याद आ गया। तो दोनों तरफ से सिक्का गिरता है। नहीं, बारिश तो हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि हमारी किसानों की पार्टी है, मेहनत करने वालों की पार्टी है। बारिश जब आती है, पानी आता है,
तो एक आशीर्वाद हम समझते हैं। उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद नहीं मिला शरद पवार का, आपने उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, वो ऐसी बात हुई थी कि एक अलायंस जब होता है तो अलायंस को सबको, और उद्धव जी को आप भूल रहे, पहली बार जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने तो वो आइडिया तो शरद पवार का ही तो था ना। पर दूसरी बार वो कैसे दूसरी रह गए? बार आप लोगों ने अभी रिस्पॉन्ड आएंगे। तक नहीं किया। रिस्पॉन्ड नहीं किया, नहीं, बात होनी चाहिए, वो हम करेंगे, जिसके बारे में तय भी हुआ है कि एक बार ये पूरा कैंपेन खत्म हो जाए, उसके बारे में रिजल्ट आएगा, उस दिन ही हम बैठ के तय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स द ऑपरेटिव पार्ट। 23 नवंबर के बाद भी बहुत कुछ होना है महाराष्ट्र की राजनीति में। आप सुन रहे थे बारामती सांसद और एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले को। ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप ही तो हैं जिनके आदेश से ये लोकतंत्र चलता है। जय जनादेश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुप्रिया जी। थैंक यू।